हाउ आर यू? सभी मस्त? तो बच्चों देखो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए टॉपिक है आयनन ऊर्जा, जिसको आयनन विभव भी बोलते हैं और आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इसको हम आई या ओब्लिक डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको आपको ये बताना है कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। पहले इसको समझिएगा। किसी भी कोई विलगित गैसीय परमाणु है, उसके बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या आयनन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब इसको इस तरह समझना है कि हमारे पास ये कोई एटम है, कोई परमाणु है, ये इसकी ये बाहरी कक्ष है और ये इसकी और कक्ष और ये इसकी और कक्ष। ठीक है ना। सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम उदासीन परमाणु है। ठीक है ना। इसका जो इलेक्ट्रॉन है 281 होता है। तो इसकी बाहरी कक्ष में ये 1 इलेक्ट्रॉन है और जो अंदर की कक्ष है, ये बाहर से अंदर की कक्ष, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, अब इस चित्र की सहायता समझना। हमने कहा कि कोई ऐसा विलगित गैसीय परमाणु है जिसकी बाहरी कक्ष से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें आवश्यक ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको हम आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहेंगे। तो हम इसको निकालने, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा देंगे और तब इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर की ओर खींच लेंगे, बाहर की ओर खींच लेंगे या बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम इसको आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहेंगे। एक बार फिर रिपीट अगेन है, ये हमारे पास एक विलगित गैसीय परमाणु है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने सोडियम उदासीन परमाणु लिया है। इसकी बाहर आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम संयोजी कोश कहते हैं, उसमें ये इलेक्ट्रॉन 1 है। इस इलेक्ट्रॉन को इस संयोजी कोश से निकालने के लिए जो हम आवश्यक ऊर्जा देंगे उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहेंगे। अगर नहीं इससे भी समझ में आया तो ये देखिए, नील्स बोर ने हमको एक दिखाया था ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा स्तर। ये समझो कि एक मैं और परमाणु लेता हूँ। ये कोई परमाणु का नाभिक है, ये इसकी कक्ष है, ये इसकी दूसरी कक्ष है, ये इसकी तीसरी कक्ष है, ये इसकी 4th कक्ष है, ये इसकी 5th कक्ष है। ठीक है ना। अब ये इसका E1 ये पहला एनर्जी लेवल, ये E2 दूसरा एनर्जी लेवल, ये E3 तीसरा एनर्जी लेवल, E4 4th एनर्जी लेवल, E5 5 एनर्जी लेवल। ठीक है ना। अब इधर रहना कि ये हमारा जो सोडियम परमाणु है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है? तीसरी कक्षा में था। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, ये अब फिलहाल ये मानने के चलते हैं कि ये अपनी मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है ना। तो इसको हम निकाल लेंगे, जब एनर्जी देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बच्चों उत्तेजित अवस्था। ठीक है ना। तब ये एनर्जी लेके तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये अपनी आउटर मोस्ट सेल, जो उससे भी आउटर मोस्ट, इस सेल से भी आउटर मोस्ट सेल दूसरा बाहरी कक्ष है, उसमें जंप कर जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस अपनी सेल को, इस कोर्स को छोड़ देगा। इससे बाहर हम मानते हैं कि और अदर कोर्स है, तो ये इसकी एनर्जी हाई होती है। जितनी एनर्जी इसकी होगी उससे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी E4 सेल। तो ये समझोगे अपनी नेक्स्ट ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसी को हम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो ये समझो कि जो हमारे पास नील्स बोर, जो हमारे नील्स बोर वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने हमको समझाया था क्या, कि ये समझाया था ये हमारे पास कोई ऊर्जा स्तर है, ये हमारे पास एनर्जी लेवल है। तो ये n बराबर 1 है और ये n बराबर 0 है। ये n बराबर 0, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, n बराबर 4 दिया। मतलब कि ये पहला एनर्जी लेवल है
और ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है, ये 4 और भी एनर्जी लेवल है, हम यहाँ तक लिखाएंगे। तो अगर मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन समझो ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था में n बराबर 0 में है, तो यह n बराबर यहाँ पे मान लो n बराबर 1 में है, इसको मान लेते हैं n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जब ये फिलहाल ग्राउंड स्टेट मान लो n बराबर 1 को अगर हम ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं कि ये अपनी अवस्था में, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं n बराबर 1, ये अपना ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं। चलो ये अपने ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, जिसको हम मूल अवस्था कहते हैं, ये जिसको हम मूल अवस्था बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो कि हमारा इसमें है, जब हम इसको बाहर से एनर्जी देंगे तो इसकी एनर्जी देखो, जो n बराबर 1 है, जो n बराबर 1 है उसे एनर्जी E दिखाया, तो इसकी ऊर्जा कम होगी, किससे होगी, n बराबर 2 E2 एनर्जी लेवल से। ठीक है, इतना क्लियर है, ये मान लो बिल्कुल। तो ये हमने एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा ऊर्जा लेके इस N2 E2 ऊर्जा अवस्था ऊर्जा लेवल पर चला जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ होती है कि जब हम इसको ऊर्जा देते इस इलेक्ट्रॉन को हमें इस संयोजी कोष से निकालना है। हमने मान लिया कि इसके बाहर की और कोष है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी देंगे इस कोष को अपने संयोजी कोष को छोड़ देगा और नेक्स्ट ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो इसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसको हम आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी या आयनन पोटेंशियल बोलते हैं, और इसको हम कैपिटल IE या डेल्टा IS से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ड्स आया विलगित गैसीय परमाणु। विलगित किसे कहते हैं, सपोज करो कि हमारे पास पदार्थ है, ये पदार्थ आप जानते हैं कि अनेक परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ अपने छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इस बात से संतुष्ट हो। तो विलगित गैसीय परमाणु उसको देखो, अगर हम इसको ये यहाँ करेंगे, ये मेरा परमाणु ये परमाणु है, अगर हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसका नाभिक इसके नाभिक पर भी इफेक्ट डालेगा, इसलिए इसको हम अलग कर लेते हैं, जिसके लिए शब्द यूज किया विलगित। विलगित आइसोलेट कर देना उस परमाणु को जिस पर हम ये कर रहे हैं, उस परमाणु को दूसरे परमाणु इस पदार्थ से ही अलग कर देना, उसको हम विलगित कहते हैं। और ये जो सब कुछ होता है, ये जब परमाणु होता है गैसीय अवस्था में होता है, तब हम उसको उसकी बाहरी कोष से निकालते हैं, ठीक है ना। ये सब समझ में आएगा क्लियर कि विलगित किसे कहते हैं। तो हमने कहा था कि कोई भी विलगित गैसीय परमाणु है जो उदासीन अवस्था में है, उसके बाहरी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी दी गई ऊर्जा होती है उसको हम आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर हो ना। तो ये है। अब बात आती है कि जो आयनन ऊर्जा है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन है, ठीक है। देखो जो इसका डेफिनेशन परिभाषा, किसी पदार्थ के विलगित गैसीय परमाणु, जिसको उदासीन परमाणु कहते हैं, उदासीन परमाणु के बाहरी कोष, ठीक है ना, जिसे संयोजी कोष भी कहते हैं। संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा को, ठीक है, आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव
या आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी कहते हैं, जिसे आई ऑब्लिक डेल्टा आई एच से प्रदर्शित करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया बच्चा। अब हमें लिखना है कि जो आयनन ऊर्जा है उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब ये करना है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक। तो आयनन ऊर्जा पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 1 कौन करेगा? परमाणु साइज, परमाणु आकार। ठीक है, जिसको बोलते हैं एटम ऑफ साइज, परमाणु का आकार। ठीक है, तो इसको लिख देंगे परमाणु का आकार। ठीक है, आपने देखा कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है, ठीक है ना, जो हमारा दीर्घ आवर्त सारणी है, मॉडल आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें क्या है कि जो वर्ग है, ठीक है ना, जो वर्ग है वर्ग में नीचे जाते हैं, और इधर बाएं से दाएं कौन होता है? ये आवर्त होता है, और जो ऊपर से जो वर्टिकल रोज होती है उसको हम वर्ग बोलते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा क्या, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, जो एस ब्लॉक के तत्व है, जो एस ब्लॉक के तत्व है, ठीक है, वो कौन है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। चाहे इसको आप हाइड्रोजन को हटा लो। ठीक है ना, लिथियम हो गया, ये बेरिलियम होगा, ये मैग्नीशियम होगा, ये कैल्शियम होगा। ये देखो, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट है, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए के तत्व है, और ये हमारे सेकंड ए के तत्व। ठीक है ना, तो ये देखो क्या, जो इसका एटॉमिक जो नंबर है, परमाणु क्रमांक है, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबेडियम का 37, सीजियम का 55। ठीक है, और ये हो गया अपना 87। ये देखो, इसको करो बेरिलियम के 4, ये 12, ये 20, स्ट्रोंशियम के 38, बैरियम के 56 और रेडियम के 88। ठीक है ना, तो आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो उनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। ये देखेंगे कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। ठीक है ना, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इनका परमाणु का साइज बढ़ रहा है। नहीं आता देखिए समझ में, ये देखिए लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s1 है। ये क्या शो करता है? ये लिथियम का परमाणु है कोई, ये नाभिक है, ये नाभिक का ये पहला आवर्त, पहला कक्ष है जो 1 को शो करता है, और ये 2, ये दूसरा आवर्त है। तो इसमें कितने कक्ष है? 2, 1 और 2, ये 2। पहले में 2 अपना इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप ये देखिएगा, ये सोडियम 11 है, तो इसका ये परमाणु नाभिक है, ये इसकी पहली कक्ष, इसका इलेक्ट्रॉन 281। ठीक है,
ये देखिए ये नाभिक है, ये हमने नाभिक मान लिया। ये हमारा पहला कक्ष इसका ये कोष है, ये हमारा इसका दूसरा कोष है। ये गोल बनाना बिल्कुल राउंड में, ठीक है ना। आज सभी बच्चों को ये राउंड में गोल बनाना है। ये इसका दूसरा कोष है, ठीक है। ये इसका तीसरा कोष है, ठीक है। तो इसमें कितने, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर। तो देखो कि आपने देख लिया है कि जब इसमें आए तो हम इसमें दो कोष है, इसमें 3 कोष है, तो इसका परमाणु का साइज बढ़ेगा। ऐसे ही जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये परमाणु का साइज ऐसे ही बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये ऐसे बड़ा होता जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा और ये इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये देखो ये छोटा साइज, ये बड़ा साइज, ये इससे बड़ा साइज, ये इससे बड़ा साइज, ठीक है। ये इसका इससे बड़ा साइज, इससे बड़ा साइज, लास्ट में इससे बड़ा साइज। ये आए नहीं, इनको दिखाओ बड़ा साइज है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इससे क्या शो हो रहा है कि ये जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं परमाणु का, तो देखो पूरा गोला माना गया है, तो परमाणु एक गोल होता है, तो ये इनकी साइज पूरी गोल दिखा रहे हैं आपको सबको। तो हमने देखा कि जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु का साइज बढ़ रहा है। तो जब परमाणु का साइज बढ़ेगा तो ये नाभिक है, नाभिक का नाभिक आवेश होता है, ठीक है, जो बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है। तो इसका क्या है कि इसकी दूरी बढ़ेगी। इसकी देखो यहाँ से ये बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है, इसकी दूरी देखो और इसकी दूरी देखो, बढ़ गया है नहीं। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होगा उस पर कम आकर्षण बल लगाएगा। अब जब कम आकर्षण बल, नाभिक का कम आकर्षण बल लगेगा, जेड इफेक्ट कम पड़ेगा, तो क्या होगा, हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। कम ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आयनन विभव कम होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि नाभिक के और बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका नाभिक का बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम लगेगा, आकर्षण कम होगा, ठीक है, जिसको नाभिकीय आवेश कहते हैं, वो कम लगेगा। और कम वो होगा तो हमें बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब कम ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आयनन विभव का मान कम होगा। अब इसलिए कहते हैं कि ऊपर से नीचे जाना, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, ठीक है। और इधर जाएंगे आवर्त में तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे क्योंकि इधर को परमाणु साइज घटता है, बढ़ता नहीं, ठीक है। ये हो गया फैक्ट नंबर 2। नंबर 2 है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, अब इसी से समझो नाभिकीय आवेश, जैसे जैसे हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का साइज बढ़ेगा। तो परमाणु आकार हो गया था नंबर 1, तो आकार में क्या, बड़ा परमाणुओं का आकार होगा तो हमारा क्या होता है, आयनन ऊर्जा कम होगी ऊपर से नीचे। अब ऐसे नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश क्या है कि ये देखो, ये मेरे पास कोई परमाणु है, ये उसका नाभिक है, ये उसका नाभिक है, ये एक कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये बाहरी कक्ष थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जितना नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन होगा, जितना नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाया तो बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक, क्योंकि नाभिक से और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बड़ी हो जाएगी,
तो बड़ी हो जाएगी, तो भारी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का आकर्षण बल कम पड़ेगा, जेड इफेक्टिव नाभ की आवेश कम होगा, तो नाभ की आवेश कम रहेगा, तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अतः आयनिक ऊर्जा का मान घटेगा। ओके, तो नाभ की आवेश, ठीक है, नाभ की आवेश कम होगा तो आयनिक ऊर्जा का मान कम होगा, नाभ की आवेश ज्यादा पड़ेगा तो आयनिक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, याद रखना। नंबर थर्ड है हमारा आवर्णी प्रभाव। आवर्णी प्रभाव, ठीक है, जिसे कहते हैं स्क्रीन इफेक्ट, इसे कहते हैं हम सिल्टिंग इफेक्ट, और दूसरे हिंदी में बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, ठीक है ना। अब इसको आप समझो, परीक्षण प्रभाव क्या आता है या आवर्णी प्रभाव क्या आता है, ठीक है। ये हमारे पास कोई परमाणु है और ये उस परमाणु का न्यूक्लियस है नाभिक, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये हमारे पास नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा है, ये नाभिक के दूसरी कक्षा है। सपोज करो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी, तो नाभिक का आकर्षण बल जाएगा। अब मैंने कहा कि इस दूसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है, देखो, तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी ऋणात्मक आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी ऋणात्मक आवेश है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पहली कक्षा में उपस्थित है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर करेगा। जब दूर करेगा, इसको दूर करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो इस पे नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है, नाभ के जो आवेश है वो कम पड़ेगा, ठीक। इसी प्रकार ये देखो, ये मेरे पास कोई कक्ष, तीसरा कक्ष है, ये गोल बनाना पूरा ना, ये देखो, समझो कि फॉर एग्जांपल सोडियम ही ले लो आप, सोडियम का परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 281 है, तो ये इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 2 8, और ये बाहरी कक्ष, ठीक है ना। अब इसके समझो, ये बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे भी ऋणात्मक आवेश है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके साइज में वृद्धि होगी। कुल मिला के जो नाभिक है, देखो, नाभिक से इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब इसको ये प्रतिकर्षित करेगा, तो ये डायरेक्ट इस नाभिक का आवेश जो इस पे पड़ रहा है, जो आकर्षण बल है, देखो नाभिक क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगी, इसको भी अपनी ओर खींचेगी, जो इसमें उपस्थित इसको भी अपनी ओर खींचेगी, तो ये पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो 20 वाले, ये देखो, जो दूसरे सेकंड कोश में उपस्थित है, ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो जब प्रतिकर्षित करेगा तो इसको दूर करेगा, तो डायरेक्ट इसके प्रभाव को इस पे पड़ने से रोकेगा, जो नाभिक का प्रभाव पड़ रहा है उसको रोकेगा, और जो रोकेगा तो ये क्या कर रहा है, इस तरह हमारे बीच में, जैसे कि ये है ना, तो इसके और इसके बीच में कौन आ गया, नाभिक से इसके बीच में कौन है, ये इलेक्ट्रॉन का दूसरा आ गया ना, तो ये कह रहा है एक जो हमारा पर्दा है स्क्रीन, उसका तरह काम करेगा, तो डायरेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव नहीं पड़ने देगा, इसको ही हम क्या कहते हैं, आवर्णी प्रभाव। एक आवरण की तरह खड़ा हो जाएगा और इसके प्रभाव को कम करेगा, ठीक है।
अगर ये इलेक्ट्रॉन ये आवरणीय प्रभाव ज्यादा होगा तो ये न्यूक्लियर इफेक्ट कम पड़ेगा, नाभिक का आवेश कम पड़ेगा। ठीक है, अगर नाभिक का आवेश ज्यादा होगा, ये कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अगर ये ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा, परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीन इफेक्ट ज्यादा होगा तो नाभिक इसको नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो इससे परमाणु का साइज बढ़ेगा। ठीक, तो इसको हम कहते हैं आवरणीय प्रभाव या स्क्रीन इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना, हमें दिखाना उपकोषों का प्रभाव। ठीक है ना, ये समझो, ये हमारे पास कोई परमाणु का नाभिक है। ठीक है ना, ये नाभिक के बाद ये हमारे पास कोई ऊर्जा स्तर है। ठीक है, ये मुख्य कोष है। अब ये देखिए, मान लेते हैं कि कोई कोष है, ठीक है ना, वो कोष है या और नेक्स्ट कोष बना लेना। तो इस कोष, कोई कोष है, मतलब कोई एनर्जी लेवल है जो मुख्य सेल है, मेन एनर्जी लेवल है। ठीक है ना, तो मेन एनर्जी लेवल में कौन होता है, एक एस उपकोष होता है। ठीक है ना, फिर कौन होता है हमारा पी उपकोष होता है, फिर डी उपकोष होता है और ये एफ उपकोष होता है। ठीक है ना, अब समझो, देखो ये मेरे पास कोई नाभिक, कोई परमाणु है इसमें जेड। ये मेरे पास पहला ऊर्जा स्तर है जिसमें कौन होता है, एस उपकोष होता है। ये दूसरा ऊर्जा स्तर है मेरे पास, इसमें कौन होता है, एस और पी होता है। ठीक है ना, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है मेरे पास, ये एस और पी और डी होता है। ये देखो, ये मेरे पास कौन आया, ये चौथा एनर्जी स्तर है। इसमें कौन आया, एस पी डी एफ। इस बात को समझना है आपको। देखो, अगर हम पहले ऊर्जा स्तर, मतलब नाभिक के सबसे पास वाला जो फर्स्ट ऊर्जा स्तर है, ठीक है, मेन एनर्जी लेवल, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसको हम E1 से शो करते हैं या n बराबर 1 बोलते हैं। तो इसमें कौन है, एस उपकोष है। तो इसका मीन्स नाभिक के पास कौन हुआ, एस उपकोष हुआ। तो नाभिक किसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, एस को करेगा, क्योंकि इसके बीच की दूरी कम है। ठीक, अब दूसरे ऊर्जा स्तर में समझो कि इसमें पी आया ना, तो जब पी आया तो इसका डिस्टेंस बढ़ गया, करेक्ट। जब डी आया तो इसका और डी का और डिस्टेंस बढ़ गया, और जब एफ का आया तो एफ का और डिस्टेंस बढ़ गया। तो जो मेरा ये ऊर्जा स्तर है लास्ट वाला, इसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। तो कहते हैं कि जो एस उपकोष होगा उसका नाभिक पर ज्यादा आकर्षण बल लगेगा, ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, नाभिक की आवेश ज्यादा प्रभाव करेगा। जो पी होगा उसकी दूरी बढ़ जाएगी, पी और उपकोष की, और एस से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उस पे एस की तुलना में कम नाभिक की आवेश कार्य करेगा। जो डी होगा उसकी दूरी और बढ़ेगी, तो उसका नाभिक की आवेश किससे होगा, देखो एस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, किस पर होगा, एस इलेक्ट्रॉन पर। जो एस इलेक्ट्रॉन होंगे ना उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, और जो पी इलेक्ट्रॉन होंगे, जो पी इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर क्या होगा, एस से कम होगा। और जो हमारा डी इलेक्ट्रॉन होंगे, डी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होंगे, उस पर किससे होगा, एस और पी वाले इलेक्ट्रॉन से कम आवेश होगा नाभिक का ना। और जो अपने एफ इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर इन सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे इनका दूरी बढ़ाएगा एस पी इलेक्ट्रॉन का, तो उपकोषों का जो प्रभाव है वो कम होगा। एस पर सबसे ज्यादा होगा, पी इलेक्ट्रॉन पे उससे कम होगा, डी पे उससे कम होगा, और एफ इलेक्ट्रॉनों पर उससे कम होगा। ठीक है ना, तो ये उपकोषों का प्रभाव, उपकोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उन पर इसका प्रभाव पड़ता है आयनिक उत्सर्जन।
तो हम क्या, इससे क्या प्रूफ होता है, सिद्ध होता है कि अगर हम F कक्ष से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, अगर हम S इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे तो उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, क्योंकि इस पर नाभिक का आवेश ज्यादा है। ओके, करेक्ट। अब ये देखो, एक था, देखो बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, प्रथम आयनन योग। ये सपोज करो कि इसकी बाहरी कक्ष है, बाहरी कोष यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन होगा, IE1। इसको होगा IE1, मतलब क्या होगा, आयनन जंक्शन ऊर्जा, प्रथम आयनन विभव बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्रथम आयनन विभव बोलेंगे। ठीक है, यहाँ प्रथम आयनन। एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास ये कोई M धातु है, ठीक है ना, M धातु है, मतलब उदासीन परमाणु है, M मान लेते हैं, उदासीन परमाणु है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे E, तो ये क्या होगा, मेरा IE1 होगा, प्रथम आयनन विभव होगा। ठीक है, अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये प्लस हो गया, तो इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो M+2 एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये मेरा होगा दूसरा आयनन विभव। ठीक है, द्वितीय आयनन विभव होगा। इसी प्रकार हम ये 2+ एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो ये मेरा होगा आयनन विभव, इसे कहेंगे IE3, ये तीसरा तृतीय आयनन विभव होगा। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्रथम आयनन विभव, फिर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरा आयनन विभव होगा। ठीक है, इसका मान ऐसे होगा, प्रथम आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव E1, इसकी वैल्यू कम होगी, और सेकंड आयनन विभव की वैल्यू ज्यादा होगी, और थर्ड आयनन विभव की वैल्यू किससे सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनन विभव थर्ड, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। ओके, अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द थिंग्स। खुश रहो।